नमस्ते स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अरुण कमल जी का प्रसिद्ध कविता उम्मीद पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कविता को एक पॉडकास्ट के जरिए पूरा अच्छा से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के पॉडकास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा पेड़ जिस पर एक भी पत्ता नहीं है, बिल्कुल ठूंठ बेजान सा, और शाम ढल रही है और दूर से चीखते चिल्लाते हुए पक्षियों का एक झुंड सीधा उसी सूने पेड़ पर लौट आता है अपने घोंसलों में। सवाल यह है कि क्यों किसी हरे भरे पेड़ पर क्यों नहीं चले जाते? हाँ, वही। और यही सवाल, यही एक पहेली आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है। और ये पहेली हमें लेकर आई है आज के दौर के एक बहुत ही दमदार कवि अरुण कमल की एक बेहद खूबसूरत कविता तक, जिसका नाम है उम्मीद। जी, ये कविता देखने में जितनी सीधी है ना, उतनी ही गहरी है। ये बार बार आने वाली तबाही के सामने इंसान के टिके रहने की उस जिद पर सवाल उठाती है जो हमें कई बार समझ नहीं आते। अरुण कमल जी के बारे में हमारे सुनने वालों को थोड़ा बता दें। उनका जन्म बिहार के रोहतास में 1954 में हुआ था। और उनकी कविता की खासियत यही है, वो आम लोगों के भाषा में उनकी पीड़ा, उनके संघर्ष को आवाज देते हैं। बिल्कुल। उन्हें उनके संग्रह नए इलाके में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, जो कि साहित्य का एक बहुत बड़ा सम्मान है। जी, और उनकी यही ताकत इस कविता में साफ दिखती है। वो कोई भारी भरकम शब्द इस्तेमाल नहीं करते, बस एक सीधा सा सवाल पूछते हैं और उस सवाल के जरिए हमें जिंदगी के बहुत बड़े सच के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है। हम इस कविता की एक एक पंक्ति की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब सब कुछ उजड़ जाता है, तब भी इंसान और प्रकृति उसी तबाह हुई जगह पर वापस क्यों लौटते हैं। क्या ये सिर्फ कोई मजबूरी है या उम्मीद की कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे तर्क से, हमारे लॉजिक से परे काम करती है? चलिए शुरू करते हैं। कविता की पहली पंक्तियां ही एक उलझन से शुरू होती हैं। कवि कहते हैं, आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि हर साल बाढ़ में पड़ने के बाद भी लोग दियारा छोड़कर कोई दूसरी जगह क्यों नहीं जाते। दियारा मतलब नदी के किनारे की वो जमीन जिसका नसीब ही है हर साल बाढ़ में डूबना। तो कवि का सवाल तो बहुत लॉजिकल है ना? अगर पता है कि हर साल यहाँ बाढ़ आएगी, घर बार फसल सब बह जाएगा, तो आप वहां से चले क्यों नहीं जाते? कोई भी समझदार इंसान तो यही सोचेगा। हाँ, मेरा भी पहला रिएक्शन यही होता है कि ये तो सीधी सी बात है, अपनी जान बचाओ, अपना माल बचाओ और कहीं और चले जाओ। पर जाहिर है बात इतनी सीधी है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये मुझे हमेशा हैरान करता है। एक तरफ आपका दिमाग कहता है कि ये जगह खतरनाक है, यहां से निकलो। दूसरी तरफ दिल है जो वहीं रहना चाहता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, दिमाग और दिल की लड़ाई। ये कविता उसी लड़ाई के बारे में है। अच्छा? यहाँ दिमाग का तर्क हार जाता है, क्योंकि ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का सवाल नहीं है, ये जड़ों का सवाल है, अपनी मिट्टी से जुड़ाव का। और कवि का ये कहना कि मैं समझ नहीं पाया, असल में वो हमारी तार्किक सोच पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिन्हें दिमाग से नहीं समझा जा सकता। ये जुड़ाव सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि उस पूरे समुदाय से भी होता है जो वहां रहता है। आपके रिश्ते, यादें, आपकी पहचान, सब कुछ। जी, सब कुछ उसी मिट्टी से जुड़ा होता है। अकेले कहीं और जाकर एक नई दुनिया बसाना एक पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने जैसा होगा। तो ये हमारा पहला सुराग है इस पहेली को सुलझाने का, जड़ें। बिल्कुल, ये सिर्फ लौटना नहीं है, ये अपनी पहचान को बचाए रखने की एक कोशिश है। अब देखते हैं कवि हमें अगले सुराग की तरफ कहाँ ले जाते हैं। कवि इसी पैटर्न को और बड़े कैनवस पे ले जाते हैं, नदी से निकलकर अब समुद्र की ओर। अगली पंक्तियां हैं, समुद्र में आता है तूफान, तटवर्ती सारी बस्तियों को पोंछता, वापस लौट जाता है और दूसरे ही दिन तट पर फिर बस जाते हैं गांव। क्यों नहीं चले जाते ये लोग कहीं और? ये तो दियारा वाली कहानी का ही एक और रूप लग रहा है। हाँ, बस यहाँ नदी के जगह समुद्र है और बाढ़ के जगह तूफान, लेकिन लोगों का रिएक्शन वो बिल्कुल वही है, हार नहीं माननी है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात देखिए, तबाही का पैमाना और बड़ा हो गया है। तूफान सिर्फ डुबोता नहीं है, वो पहुंच देता है। पहुंच देता है, बहुत पावरफुल शब्द है। जैसे किसी नक्शे से कोई जगह मिटा दी गई हो। लेकिन इंसानी जज्बा देखिए, अगले ही दिन वहां फिर से जिंदगी की दस्तक सुनाई देने लगती है। ये विनाश और पुनर्निर्माण का एक लगातार चलने वाला चक्र है। ये एक तरह की जिद है, प्रकृति के विनाश लीला के सामने जीवन की जिद। ये जो जिद शब्द आपने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है ये बिल्कुल सटीक है। ये सिर्फ मजबूरी में लौटना नहीं लगता, इसमें एक तरह का विद्रोह भी है। बिल्कुल, जैसे इंसान कह रहा हो, तुम हमें मिटाने की कोशिश करो, हम फिर से खड़े हो जाएंगे। और सवाल को फिर से दोहराकर,
क्यों नहीं चले जाते ये लोग कहीं और? कवि इस जिद को और भी गहरा कर देते हैं। जी, वो हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि इस अटूट सिलसिले की वजह क्या है। ये एक घोषणा है कि जीवन हार नहीं मानेगा। पहले बाढ़, फिर तूफान, दोनों में तबाही अचानक आती है और चली जाती है। हाँ, लेकिन अब कविता एक ऐसी आपदा की बात करती है जो धीरे धीरे हर रोज सब कुछ खत्म करती है। और ये जो अगली तस्वीर है कविता में, ये मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। यहाँ तबाही अचानक नहीं आती। कविता कहती है, हर साल पड़ता है मुआर, हरियाली की खोज में चलते हुए गोवों के खुर धरती की फांट में फंस जाते हैं। फिर भी कौन इंतजार में आदमी बैठा रहता है द्वार पर। मुआर यानी सूखा, अकाल। ये तस्वीर इतनी दर्दनाक है। फटती हुई जमीन और उसमें फंसते हुए जानवरों के पैर, हरियाली का नामो निशान नहीं, सब कुछ बंजर है। और ऐसे में भी कोई है जो दरवाजे पर बैठकर इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार? वही तो, बारिश का या किसी चमत्कार का। और देखिए, यही इंतजार उम्मीद का सबसे खरा, सबसे जिद्दी रूप है। जब आपके पास नाउम्मीद होने का हर कारण मौजूद हो, जब सब कुछ आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे मर रहा हो, तब भी किसी चीज की प्रतीक्षा करना, ये इंसानी रूह की सबसे बड़ी ताकत है। बाढ़ और तूफान के बाद तो फिर भी लगता है कि चलो पानी उतरेगा तो सब ठीक कर लेंगे, लेकिन सूखे में तो उम्मीद की जमीन ही बंजर हो जाती है। सही बात है। ऐसे में दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वो किसी तर्क पर तो आधारित नहीं हो सकती। ये एक गहरी आस्था ही हो सकती है कि नहीं, चीजें बदलेंगी, ये दौर भी गुजर जाएगा। शायद यही उम्मीद का सबसे शुद्ध रूप है। बिल्कुल। ये उम्मीद का वो रूप है जो किसी सबूत का मोहताज नहीं है, ये बस है। और यहीं से कविता एक बहुत गहरा दार्शनिक मोड़ लेती है। कैसे? अब तक हम शायद ये सोच सकते थे कि लोग इसलिए लौट आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अगली बार बाढ़ या तूफान नहीं आएगा। हाँ, एक उम्मीद की शायद अगले साल सब ठीक हो। लेकिन कवि इस संभावना को भी पूरी तरह खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं, कल भी आएगी बाढ़, कल भी आएगा तूफान, कल भी पड़ेगा अकाल। ये पंक्तियां सब कुछ बदल देती हैं। बिल्कुल, कवि साफ कह रहे हैं कि ये कोई अनहोनी नहीं है, ये एक निश्चित भविष्य है, ये होना ही है, कल भी। और ये जानने के बावजूद, हाँ, इस निश्चितता के ज्ञान के बावजूद लोगों का वहां टिके रहना, ये उस सवाल को और भी ज्यादा बड़ा और जरूरी बना देता है। बिल्कुल। अब ये सवाल किसी खास जगह या आपदा के बारे में नहीं रहा, ये जीवन के उस बुनियादी सच के बारे में हो गया है जिसे हम सब जानते हैं कि दुख और कठिनाइयां आएंगी ही। ये कोई अगर या मगर का मामला नहीं है, ये तय है। जी। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम इन आपदाओं से कैसे बचें, बल्कि ये है कि हम इनके साथ कैसे जिएं। और कविता में लोग इसका जवाब अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दे रहे हैं। बिल्कुल। उसी जगह पर टिके रहकर, बार बार अपना जीवन फिर से बनाकर। ये एक तरह से नियति को स्वीकार करके उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहने का हौसला है। बहुत खूब कहा आपने। ये नियति के सामने डटे रहने का हौसला है। और अब इन सारे सुरागों को इकट्ठा करने के बाद कवि हमें वापस उस पहली पहेली पर ले आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। हाँ, अब हम कविता के उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां ये सारे सवाल एक बेहद शक्तिशाली तस्वीर में सिमट जाते हैं। और कवि अपनी बात वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू की थी, एक उलझन, एक सवाल के साथ। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि जब वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं होता, झड़ चुके होते हैं सारे पत्ते, तो सूर्य डूबते डूबते बहुत दूर से चीत्कार करता, पंख पटकता लौटता है पक्षियों का एक दल उसी ठूंठ वृक्ष के घोंसलों में। क्यों? आज तक मैं समझ नहीं पाया। ये अद्भुत है। एक ठूंठ बेजान सा पेड़ जो निराशा का प्रतीक लग सकता है, लेकिन पक्षी उसी पेड़ पर लौट रहे हैं। वे चीत्कार कर रहे हैं, पंख पटक रहे हैं, शायद दिन भर के संघर्ष के बाद, लेकिन उनका ठिकाना, उनका घर वही ठूंठ पेड़ है। और यहीं इसी तस्वीर में हमारी पहेली का जवाब छिपा है। कहाँ? उन पक्षियों का लौटना कोई तार्किक फैसला नहीं है। उन्होंने कोई विश्लेषण नहीं किया कि ये पेड़ अब सुरक्षित है या नहीं, या यहाँ भविष्य में पत्ते आएंगे या नहीं। नहीं, ये तो बस ये उनकी सहज वृत्ति है, उनका इंस्टिंक्ट है। वो ठूंठ पेड़ उनके लिए सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं, वो घर है। और घर की पुकार तर्क से, दिमाग से, हर चीज से परे होती है। तो इसका मतलब ये है कि दियारा के लोगों का बाढ़ के बाद लौटना, तटवर्ती बस्तियों का तूफान के बाद फिर बस जाना, और अकाल में आदमी का दरवाजे पर इंतजार करना, हाँ, ये सब दिमाग का फैसला है ही नहीं। ये ठीक उन पक्षियों की तरह है। बिल्कुल, ये घर की पुकार है, जड़ों का खिंचाव है, जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता।
उम्मीद कोई सोची समझी रणनीति नहीं है कि चलो यहाँ रहने से ये फायदा होगा। नहीं, तो फिर क्या है? इस कविता के अनुसार उम्मीद जीवन की एक सहज वृत्ति है, एक इंस्टिंक्ट, ठीक उन पक्षियों की तरह जो बिना सोचे समझे अपने घर लौट आते हैं, चाहे वो घर अब एक ठूंठ ही क्यों ना हो। वाह! तो कवि का बार बार ये कहना कि मैं समझ नहीं पाया, ये उनकी कोई कमी या कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह का आश्चर्य है, एक तरह की श्रद्धा है। वो ये कह रहे हैं कि जीवन की कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जो दिमाग के दायरे से बाहर हैं। उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा। कवि सवाल का जवाब ना देकर उस भावना की गहराई को और बढ़ा देते हैं। वो हमें ये महसूस करने का मौका देते हैं कि कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए होती हैं। और यही इस कविता की असली खूबसूरती और ताकत है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि अरुण कमल की कविता उम्मीद हमें सीधे सरल सवालों के जरिए जीवन के सबसे गहरे सच तक ले जाती है। हम एक पहेली को सुलझाने निकले थे और जवाब दिमाग में नहीं, दिल में मिला। ये कविता बताती है कि उम्मीद कोई विकल्प नहीं है जिसे हम चुने या ना चुने। ये हमारी प्रकृति का, हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। और अगर हम आज की बातचीत के मुख्य बिंदुओं को देखें तो पहली बात यह है कि कविता बार बार होने वाले विनाश के सामने इंसानी जिद और जुझारूपन पर सवाल उठाती है। दूसरी ये स्थापित करती है कि घर या जड़ों से जुड़ाव का जो भाव है वो सुरक्षा और तर्क की भावना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी बिंदु, कविता की अंतिम तस्वीर, ठोंठ पेड़ पर लौटते पक्षी। हाँ, वो ये बताती है कि उम्मीद एक सहज वृत्ति है, कोई सोचा समझा फैसला नहीं। ये जीने की एक अदम्य, बिना शर्त वाली इच्छा है। बिल्कुल। और ये कविता जाते जाते हर सुनने वाले के लिए एक गहरा विचार छोड़ जाती है। कवि पूछते हैं कि लोग आपदा के बाद भी क्यों टिके रहते हैं। शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि वे कैसे टिके रहते हैं। वो कौन सी भीतरी शक्ति है जो उन्हें टूटने के बाद फिर से जुड़ने की हिम्मत देती है। और ये सवाल सिर्फ कविता के किरदारों के लिए नहीं है। नहीं, ये हम सब के लिए है। जब हमारी अपनी जिंदगी में कोई बाढ़ या सूखा आता है तो हमारा वो ठूंठ पेड़ कौन सा होता है जहां हम बिना सोचे समझे सहज ही लौट जाना चाहते हैं। वो कौन सी जगह, कौन सा रिश्ता या कौन सी याद है जो हमें टूटने के बाद भी संभाले रखती है। ये सवाल कविता हर पढ़ने वाले के लिए छोड़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।